वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव की। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है बहुत ज़्यादा, भारतीय राजनीतिक हलकों में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। तो आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसको लोकसभा में लाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसको लाया जाता है, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी हम देखेंगे। और फिर बात करेंगे कि आखिर इससे कितना खतरा है नरेंद्र मोदी की सरकार को। ठीक है, तो देखिए यहां पर है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो देखिए तुलना करते चलिएगा तो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता होगा, तो निश्चित है, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए एक होता है विश्वास प्रस्ताव और एक होता है उसका विपरीत अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन, उसके विपरीत नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सरकार की तरफ से लाया जाता है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सामान्य तौर पे विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार ये दावा करती है विश्वास प्रस्ताव में कि उसके पास सदन का बहुमत हासिल है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में विपक्ष ये दावा करता है कि सरकार को सदन का बहुमत हासिल नहीं है, यानी सदन या लोकसभा का विश्वास हासिल नहीं है। किसी भी सरकार को विश्वास हासिल है, ये कैसे तय होगा कि किसी भी सरकार को सदन के अंदर, हाँ, यानी कि यहां लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर उसे विश्वास हासिल है कि नहीं, कॉन्फिडेंस हासिल है कि नहीं, तो यह तय होता है बहुमत से। बहुमत कैसे होगा? जैसे हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, यानी 545 यहां पे सदस्य हैं। ठीक है, तो 545 का अगर हम आधा करेंगे तो कहते हैं कि अगर आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा होगा तो आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 545 में अगर हम 50% से ज्यादा, आधा से ज्यादा अगर रखें, 2 से आप भाग देंगे तो आपको 272 आएगा। उससे एक ज्यादा हम कर लेते हैं तो 273 सीटें, हाँ, अगर सरकार के पास है तो सरकार को बहुमत हासिल है, यानी सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल है। अगर ये कम हो गया 272 से, 50% से कम हो गया तो सरकार को विश्वास हासिल नहीं है। यानी विश्वास हासिल होने के लिए आपको बहुमत होना चाहिए। और बहुमत कैसे तय होता है? तो 545 सदस्य होते हैं, तो 545 सदस्यों का जो 50% होगा, आधा होगा, उससे एक ज्यादा सीट जिसके पास होगी या एक ज्यादा सदस्य जिसके पास होंगे वो बहुमत में होगा। ठीक है ना। अगर सरकार के पास 273 या उससे ज्यादा सीटें हैं तो सरकार बहुमत में है और कहा जाता है कि उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में विपक्ष एक चैलेंज करता है सरकार को कि आपको 545 जो सीटें हैं उसके आधार पर आपको बहुमत हासिल नहीं है, यानी सरकार को 273 सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं है। 545 है, 273 चाहिए विश्वास मत हासिल करने के लिए, यानी बहुमत के लिए। तो विपक्ष यही कोशिश करता है, चैलेंज करता है सरकार के सामने, एक चैलेंज रखता है कि आपको इतने लोगों का, इतने सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं है, इसलिए आप बहुमत में नहीं है, आप सदन का यानी लोकसभा का, यहां पर लोकसभा की चर्चा हम कर रहे हैं, लोकसभा में आप अपना बहुमत खो चुके हैं। यह कोशिश होती है। तो इसको हम पूरा डिटेल समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहां देखिए कि हमारे यहाँ जो भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, जिसे संसदीय प्रणाली हम कहते हैं, तो संसदीय प्रणाली में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट किसकी बनती है, सरकार किसकी बनती है? तो देखिए सरकार मेजॉरिटी पार्टी की बनती
मेजॉरिटी पार्टी की बनती है, या आप कह लें कि मेजॉरिटी कोएलिशन की, मतलब जिस गठबंधन का बहुमत हो, यानी सबसे बड़ी जो पार्टी हो लोकसभा में, ठीक है ना, गवर्नमेंट मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा आप लिख सकते हैं, इन द लोकसभा। एलएस मैं लिख रहा हूं, एलएस का मतलब लोकसभा। तो मेजॉरिटी पार्टी अगर है लोकसभा में, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी कोएलिशन, यानी सबसे बड़ा दल हो या सबसे बड़ा गठबंधन हो लोकसभा में, हाँ, और उसे मेजॉरिटी भी हासिल हो, यानी बहुमत भी हासिल हो, तो वही सरकार बनाती है। जैसे 545 सीटें अगर लोकसभा की हैं, अभी हैं, आपको पता है, तो उसमें जिसके पास 273 या उससे ज्यादा सीटें होंगी वो मेजॉरिटी पार्टी होगी, या कई दल मिलके मेजॉरिटी गठबंधन बना लेते हैं तो उनकी सरकार होगी, उनकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। भारत में अभी तत्काल नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में को हम कहते हैं एनडीए की सरकार, तो उसमें बीजेपी प्लस है, कुछ अन्य घटक दल भी हैं, ठीक है। तो बीजेपी को अपने दम पे ही 300 से ऊपर सीटें हैं, तो वैसे ही मेजॉरिटी में आ जाती है, और साथ ही कुछ घटक दलों का साथ है, तो गठबंधन के साथ मिलकर भी वो मेजॉरिटी में है, तो उसकी सरकार है यहां पर, ठीक है, भारत में। अब देखिए, हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है उसको समझिएगा। आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75, इसमें कहा जाता है कि जो मंत्रि परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए। देखिए समझिएगा, लोकसभा के लिए आर्टिकल 75 कहता है। समझिएगा कि आर्टिकल 75 क्या है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है इसको भी समझ लीजिए। जब सरकार कैसे बनती है इसको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद सब चीज समझ में आ जाएगा। यहां पर होता क्या है कि चुनाव होते हैं, जैसे अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी 545 सीटों के लिए चुनाव होंगे। अभी तो इतनी ही सीटें हैं, चुनाव होंगे। तो जब चुनाव होंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा दल जीत कर आएगा, ठीक है, उसे राष्ट्रपति इनवाइट करेंगे। सबसे बड़ा दल हो या सबसे बड़ा गठबंधन हो, उसे राष्ट्रपति इनवाइट करेंगे कि भाई आप सरकार बनाइए और लोकसभा के भीतर, यानी लोकसभा जो है उसके भीतर आप अपना बहुमत साबित कीजिए। यानी कि क्या साबित कीजिए कि आपके पास 273 या उससे ज्यादा सीटें हैं। पहले तो आप सरकार बना लीजिए, उसके बाद आइए और लोकसभा के भीतर आपको साबित करना होगा कि आपको बहुमत है, यानी आपको लोकसभा का विश्वास हासिल है, कॉन्फिडेंस हासिल है। ऐसे राष्ट्रपति इनवाइट कर देते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जब सरकार बन जाएगी, शपथ उपथ हो जाएगा, शपथ दिलाया जाता है प्रधानमंत्री को। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है सैद्धांतिक तौर पर। वैसे तो काउंसिल जो मिनिस्टर्स होते हैं, पहले क्या होता है कि और न्योता किसको, सबसे बड़ी पार्टी में न्योता किसको देंगे, कौन जाएगा, मेजॉरिटी पार्टी जो होगी या सबसे बड़ा दल जो लोकसभा में जीत कर आएगा उसका एक नेता चुना जाता है। तो सबसे बड़े दल का नेता या सबसे बड़े गठबंधन का नेता जो होगा, हाँ, वो जाएगा, इनवाइट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि आप आइए और सरकार बनाइए। तो निश्चित तौर पे जो सबसे बड़े दल का नेता होगा या सबसे बड़े गठबंधन का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री का शपथ उसको दिला दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने अपने हिसाब से, अपने रिकमेंडेशन के आधार पर बोलेंगे कि ये हमारी जो है एक लिस्ट है, जो कि मिनिस्टरों की लिस्ट है, मंत्रियों की लिस्ट है, ये भी शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देंगे उन मिनिस्टर्स को, ठीक है ना। यानी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे ही राष्ट्रपति जो है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं। तो वो मंत्री अपॉइंट हो जाते हैं सैद्धांतिक तौर। वैसे तो रिकमेंड करता है प्रधानमंत्री ही
क्योंकि गवर्नमेंट का मुखिया भारत में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और अपॉइंट किए ही जाते हैं। प्रधानमंत्री रिकमेंड करेगा और अपॉइंट कर देगा राष्ट्रपति। और ये मिनिस्टर्स तब तक मिनिस्टर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक वो लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और वही जो मिनिस्टर होते हैं, हाँ, उन्हीं को मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कहा जाता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति। अब लोकसभा के प्रति ही क्यों होता है? तो लोकसभा के प्रति इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो चुनाव होता है डायरेक्ट, जिसमें जनता की भागीदारी होती है, वो लोकसभा के लिए होती है। और लोकसभा में चुनाव के आधार, लोकसभा के लिए जो चुनाव होंगे उसी के आधार पर तो सरकार बनती है। राज्यसभा के आधार पर सरकार नहीं बनती, लोकसभा के आधार पर सरकार बनती है। लोकसभा की 545 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा दल या सबसे बड़ा गठबंधन होगा उसका कोई नेता होगा, चुना जाएगा। वही सदस्य जो चुन के जाएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। वो नेता क्या करेगा? वो उस नेता को राष्ट्रपति इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दावा करेगा कि मेरे पास बहुमत है। वो नेता जो है वो दावा करेगा, जाके राष्ट्रपति से मिलेगा और दावा करेगा कि उसके पास बहुमत है, इसलिए उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तो राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ भाई, सबसे बड़ा दल है और उसका ये नेता ये बात कह रहा है, तो उसको इनवाइट कर देगा। जैसे एनडीए के नेता के तौर पे आपको 2014 से ही नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाता रहा है चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े गठबंधन के वो नेता थे और अकेले भी उनको बहुमत है। बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो उसके नेता थे वो लोकसभा में, तो उनको इनवाइट किया गया, तो वही प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। तो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि सरकारें जो बनती है डायरेक्ट चुनाव होता है लोकसभा के लिए, यानी जनता वोट देती है। लोग जो 2024 में चुनाव होगा उसमें हम जाएंगे वोटिंग करने के लिए, ठीक है। जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है और फिर वो सांसदों का चुनाव करते हैं। जनता अपने अपने क्षेत्र में सांसदों का चुनाव करती है और जो सांसद जीत कर आएंगे वो सभी मिलके, उसमें जो सबसे बड़ा दल होगा, सबसे बड़ा गठबंधन होगा, अपना एक नेता चुन लेगा और प्रोजेक्ट किया जाएगा कि हाँ भाई, यही नेता जो है हमारा प्रधानमंत्री होगा। वो नेता जाएगा राष्ट्रपति के पास और दावा करेगा कि मेरे पास बहुमत है। यानी कि सदन का बहुमत का मतलब क्या है? इससे या इससे ज्यादा उसके पास सीटें हैं, यानी उसको लोकसभा का विश्वास मत हासिल है। तो राष्ट्रपति कहेगा हाँ ठीक है, हम आपको अपॉइंट करते हैं, लेकिन आपको इतने दिनों के भीतर, एक निर्धारित समय देगा, आपको सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर आपको अपना विश्वास साबित करना होगा, आपको अपना विश्वास मत साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा। यानी आपको आपका अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि आप बहुमत में हैं, आपके पास इतनी 273 या उससे ज़्यादा सीटें हैं। तो ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक तरह से सिंपल रूप से मैंने समझा दिया यहाँ पर। तो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि राज्यसभा के लिए, तो आप कहेंगे लोकसभा के लिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर है आर्टिकल 118। तो आर्टिकल 118 में ही एक बात कही गई है, ठीक है। आर्टिकल आप जानते हैं कि पार्लियामेंट बनता कैसे है? पार्लियामेंट बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। राष्ट्रपति होते हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो सदन तो हाउस तो दो ही होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर्टिकल 118 यानी कि अनुच्छेद 118 जो भारतीय संविधान का है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेज हैं, दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये अपनी कार्यवाही के लिए कार्यवाही संचालन के नियम बना सकते हैं। यानी कि मैं एक बात बताऊं आपको कि संविधान में कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो फिर ये होता कैसे लाया जाता है? देखिए यही मैं बता रहा था, अनुच्छेद 118 है, इसमें कहा गया है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो अपनी अपनी कार्यवाही संचालन के नियम बना सकते हैं। उनको कैसे संचालित करना है, क्या करना है, अपनी प्रोसीडिंग्स के नियम जो हैं वो दोनों हाउसेस बना सकते हैं।
ये कहा गया है आर्टिकल 118 में। इसी में तो लोकसभा ने भी अपनी कुछ नियमावली बनाई है और राज्यसभा ने भी अपनी नियमावली बनाई है। तो इसी में लोकसभा की एक नियमावली भी बनी है। तो लोकसभा की नियमावली में नियम संख्या 198, ठीक है ना, 198 जो है, इसी में अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा है। यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां भी मैंने लिख दिया है, देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, हाँ, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्यवाही संचालन नियमावली के नियम 198 के तहत इसकी चर्चा आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस नियम संख्या के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड कुछ बातों को हम समझते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही लाई जाती है। पूछा जाएगा कहां लाया जाता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में ही ये लाया जाता है। किसके द्वारा? सामान्य तौर पर विपक्ष के द्वारा। सामान्य तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो उसमें कांग्रेस के ही सांसद थे आचार्य कृपलानी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन सामान्य तौर पे विपक्ष के द्वारा, और साधारण बहुमत से अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? 545 सीटें हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस में मोशन चूंकि विपक्ष ला रहा है और सरकार ये साबित नहीं कर पाती कि उसे 273 सदस्यों का समर्थन हासिल है लोकसभा में, तो क्या होगा? सरकार बहुमत खो देती है। यानी यह कहा जाता है कि उसे कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है। किसका? लोकसभा का, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहां पर देखिए ये प्रक्रिया है। प्रपोजल कैसे आता है, प्रपोजल कैसे रखा जाता है, प्रस्ताव कैसे रखा जाता है? तो कोई भी सांसद, यहां सांसद का मतलब लोकसभा के मेंबर से है, लोकसभा के सदस्य है, लोकसभा का ही सांसद होगा। सांसद दोनों जगह होते हैं, दोनों के सदस्य चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो सांसद कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का सांसद नहीं होगा क्योंकि ये लोकसभा में ही लाया जाता है। तो ये जो सांसद होगा ये लोकसभा का सांसद होगा। तो कोई भी सांसद लोकसभा से, यहां आप लिख लीजिए लोकसभा से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सांसद होगा लोकसभा से, वो लेकर आएगा। और ये सांसद कोई जरूरी नहीं है कि विपक्षी दल का हो, ये सरकार की तरफ से भी अगर कोई सांसद हो और वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू, देखिए 1963 में जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस लाया गया था, नेहरू कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनके खिलाफ जो प्रपोजल रखा था वो आचार्य कृपलानी ने रखा था और वो भी कांग्रेस के थे। तो सरकार के लोग भी, सरकार की तरफ से भी जो लोकसभा के मेंबर हैं वो भी चाहे तो रख सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर अब ऐसा देखा नहीं जाता, ये अपवाद है, ठीक है। यहां पर देखिए कोई भी सांसद लोकसभा से, एक तो एक व्यक्ति प्रस्ताव रखा, कोई भी सांसद ने प्रस्ताव रख दिया, उसके बाद उस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सांसदों का, यानी यहां भी लोकसभा के सांसदों का, हाँ, 50 सांसदों द्वारा प्रस्ताव का लिखित समर्थन, रिटन फॉर्म में वो समर्थन चाहिए। एक कोई व्यक्ति होगा जो कि प्रस्ताव रखेगा, प्रपोजल रखेगा लोकसभा का मेंबर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, और उसको कम से कम समर्थन चाहिए लिखित रूप में 50 सांसदों का, यानी कि 50 लोकसभा के मेंबर का। यहां भी सांसद का मतलब लोकसभा के मेंबर से है, राज्यसभा के मेंबर से नहीं है। उसके बाद इसकी सूचना दी जाएगी, ये भी लिखित सूचना होगी, ठीक है। 10 बजे से पहले महासचिव को, सेक्रेटरी जनरल को इसकी सूचना जाती है। अभी का सेक्रेटरी जनरल कौन है? महासचिव लोकसभा का, वो है उत्पल सिंह, ठीक है।
तो यहां ध्यान दीजिएगा, सूचना 10 बजे से पहले तक देनी होती है महासचिव को, ठीक है। और 10 बजे से पहले क्यों देनी होती है? देखिए 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होती है, आपको पता है 11 बजे सुबह में, तो उसके पहले कहा जाता है कि 10 बजे से पहले इसकी सूचना महासचिव को मिल जानी चाहिए। उसके बाद लिखित रूप में जब ये सूचना मिल जाएगी तो उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को ये सूचना भेज दी जाएगी, ठीक है। ये सूचना जब लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचेगी तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि उसको स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति देने या न देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के स्पीकर का है। अभी कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। तो स्पीकर जब इसको स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकृत होने के 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के भीतर, ठीक है, इस पे चर्चा हो जाएगी और चर्चा के बाद मतदान हो जाएगा। वो दिन कौन सा होगा? 10 दिनों के भीतर जो दिन तय करना होगा वो भी स्पीकर ही तय करेंगे। साथ ही किस दल को जब डिबेट होगा यानी चर्चा होगी तो किस दल के लिए कितना समय रखना है, कौन सा दल कितना देर बोलेगा, हाँ वो भी डिसाइड करते हैं स्पीकर ही, ठीक है। और अगर दोबारा प्रस्ताव लाना हो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वर्तमान प्रस्ताव के 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सवाल कई बार कि जब अगला नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाना हो तो कितने दिनों के बाद लाया जा सकता है। तो जो अभी वर्तमान है, वर्तमान में जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, ठीक है, उसके 6 महीने के बाद। तो कोई भी प्रस्ताव आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसको स्वीकृति मिलती है, उसके बाद अगला कब होगा? तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के 6 महीने के बाद, ठीक है ना। तो 6 महीने का गैप जरूर होना चाहिए दो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में, यानी 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में। पूछा जा सकता है सवाल कितने दिनों का गैप होना चाहिए? तो 6 मंथ्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी देख लीजिए। हालांकि इसमें भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें मैंने बताई कि कैसे उसकी प्रक्रिया कैसे होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की लोकसभा में। तो पहले कोई एक मेंबर होगा लोकसभा का जो प्रस्ताव रखेगा, प्रपोजल रखेगा, फिर 50 सांसद उसको लिखित रूप में उस प्रपोजल का समर्थन देंगे। सूचना इसकी दी जाएगी 10 बजे के पहले लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को यानी कि महासचिव को। उसके बाद उनके द्वारा वो स्पीकर तक पहुंचेगी और स्पीकर का डिसीजन है कि वो इसको स्वीकृति देते हैं नहीं देते हैं। स्वीकृति अगर दे देते हैं स्पीकर तो स्वीकृति देने के बाद 10 दिनों के भीतर उस पर चर्चा और मतदान करा ली जाएगी। पहले चर्चा होगी फिर मतदान होगा। चर्चा के दौरान कौन सा दल यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितने देर तक बोलना है डिबेट में वो स्पीकर तय करेंगे। और दोबारा अगर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद दोबारा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है लोकसभा में तो 6 महीने के बाद ही लाया जा सकता है, यानी कि 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखिए अब तक 27 हो चुके थे और ये जो आया है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये 28वां है, यानी टोटल अब 28 हो गए, ठीक है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम यानी पहली बार किसके खिलाफ आया था तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था 1963 में। चाइना वार 1962 में हुआ था और चाइना वार में भारत की हार हुई थी। हाँ, तो उसके बाद इस नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। तो सवाल बनता है एग्जामिनेशन में कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार के खिलाफ या किसके खिलाफ लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ 1963 में। सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा बार, अधिकतम बार किस सरकार के खिलाफ लाया गया है? तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 टाइम्स, ठीक है। हारी किसी में नहीं थी वो, ठीक है। और लॉन्गेस्ट डिबेट जो चर्चा मैंने कहा कि स्पीकर जब स्वीकृत कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो उसके बाद चर्चा भी कराई जाती है 10 दिनों के भीतर। तो इस तरह की चर्चा, सबसे लंबी चर्चा
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई है? तो लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें सबसे लंबी चर्चा हुई है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिबेट हुआ है। तो ये लॉन्गेस्ट डिबेट लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय हुआ था। और सरकारें कब कब गिरी? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। देखिए ज्यादातर मौकों पर हर प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया है प्रधानमंत्री, मतलब उस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ, जैसे कि नेहरू सरकार के खिलाफ, मनमोहन सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है सबके खिलाफ। लेकिन सरकारें कब कब गिरी है? देखिए ज्यादातर मौकों पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सफल नहीं होता। विपक्ष का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, यानी सरकार है उसमें अपनी बहुमत साबित कर देती है। इसका रीजन ये होता है कि सरकार बहुमत में होती है, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, सरकार को विपक्ष हरा नहीं पाता, ठीक है। तो उस स्थिति में सरकार हमेशा सफल रहती है। लेकिन दो ऐसे मौके हैं जब सरकारें गिर गई। एक मोरारजी देसाई की सरकार थी 1979 में, और दूसरी अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी 1999 में, जो कि 1999 में एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी, ठीक है। जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया था और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो ये सब जो है ना कि कब कब सरकार गिरी, तो देखिए मोरारजी देसाई की सरकार तो एक तरह से आप कहेंगे गिरी नहीं, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी सरकार गिरी थी, ठीक है। तो एक तरह से सरकारें गिर गई थी, दो सरकारें गिरी, मोरारजी देसाई की और अटल बिहारी वाजपेयी की। तो यहां से सवाल बनेगा सर्वप्रथम किसके खिलाफ लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में। अधिकतम बार किसने फेस किया? सर्वाधिक बार तो इंदिरा गांधी ने 15 बार। लॉन्गेस्ट डिबेट किसके समय में हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय सबसे लंबी चर्चा चली थी इस पर। और सरकारें कब कब गिरी? तो 1979 में मोरारजी देसाई की और अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में। अब यह कि क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार के पास ऑलरेडी अगर देखेंगे तो एनडीए की जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा है। अकेले एनडीए में जो बीजेपी है, जो लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, उसी की 301 या 2 सीटें हैं, ठीक है। 300 से ऊपर सीटें आप कह लीजिए। सवाल तो है ही नहीं कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत में सरकार है। तो आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया क्यों जा रहा है? तो बेसिकली ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। कहा जाता है कि जब सरकार कई मुद्दों पर जवाब देने से बचती है, और या ऐसी नजर आती है कि वो बच रही है जवाब देने से, तो विपक्ष एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल करता है ताकि सरकार आए और उस पर जवाब दे। और यहाँ पर चूंकि अभी मणिपुर का मुद्दा गर्म है और सरकार उस पर जवाब देने से बचती रही है, जैसा विपक्ष का आरोप है, तो विपक्ष ये चाहती है कि कुछ प्रेशर बनाया जाए और इसी बहाने मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार को मजबूर किया जाए लोकसभा में। इसी उद्देश्य से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी सरकार गिर सकती है, दूर दूर तक मोदी सरकार के गिरने की कोई संभावना नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इस पूरे विषय को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझ चुके होंगे, और जो जो प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.